हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। सेकंड लेक्चर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला लेक्चर हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं शुरू शुरू से करिए, क्योंकि चीज़ें फिर उस हिसाब से नहीं आप समझ सकते जिस हिसाब से एक पैटर्न चलता है। मैं बिलीव करता हूँ क्रोनोलॉजी पे, और क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और डायरेक्टली मूव कर जाएंगे सेकंड पार्ट पे, और विच इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी का या किसी भी एग्जाम का, तो आप उसको पहले दिन के पहले लेक्चर से देखना शुरू करिए। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आपके ऊपर है। मैं टोटल चीज़ों को कवर करूंगा यहाँ पे ए टू जेड। और फ्री में मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि मैं फ्री में जीके क्विज चला रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश का क्विज चला रहा हूँ एंड मेंटरशिप चला रहा हूँ। और मेन चैनल जो ये पीपीटी है जिस चैनल पे मिलेगी, मतलब पीडीएफ जो है ये, वो भी चैनल लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं। देखिए, पहले पार्ट में मैंने बता दिया था आपको कि 1773 से लेकर के 1947 तक कैसे, मतलब जो कुछ एक्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, पिट पिट इंडिया एक्ट आए थे, उनके रोल क्या थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी, उसका गठन कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हुई, उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये है एम एन रॉय जी। एम एन रॉय पहले आदमी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात, संविधान सभा की बात रखी थी सबसे पहले। कब? 1934 में। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ताशकंद में 1920 में सीपीआई का गठन किया था। सीपीआई का गठन किया था। और ये देखा जाए तो कम्युनिस्ट मूवमेंट के, समझ लीजिए, इंडिया में जन्मदाता के रूप में थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो था इंडिया में ना, इन्हीं की देन थी जो कि सबसे ज्यादा मूवमेंट आया। तो पहली बार इन्होंने गठन को किया। उसके बाद 1935 में आईएनसी ने इस चीज को बढ़ावा दिया, मतलब इसका नाम लिया और इस चीज को बोला कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं, अपना संविधान बनाते हैं, इस चीज की बात होती है। ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले भी पहली बार अगर बात करें इंडिया में संविधान बनाने की जो कोशिश की गई थी, वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1928 में, 1928 में, जबकि साइमन कमीशन इंडिया आया था। और साइमन कमीशन जब आया था तो उसमें एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था, जिसके लिए लाठीचार्ज भी हुई थी और लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। ठीक है, जब लाला लाजपत राय की हत्या हुई तो उसी पे भगत सिंह ने सॉन्डर का मर्डर किया था। सॉन्डर का मर्डर किया था। तो यहाँ पे मैं ये चीजें हिस्ट्री में ज्यादा कवर करूंगा, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि सॉन्डर का मर्डर किया था। तो जब साइमन कमीशन आया था ना, तो साइमन ने एक वो टाइप का दिया था कि भाई तुम लोगों से नहीं बन पाएगा संविधान। और उस चीज को काफी मतलब गट्स पे लेते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू जी ने इस चीज को शुरू किया। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, मैंने जो मेरी पहली लेक्चर देखे होंगे, मैं पहले ही उनको बता दिया हूँ कि पेन पेपर लेके बैठेगा मेरी क्लास में, ऐसे मत बैठेगा। एग्जाम निकालना है तो मेहनत आपको थोड़ी तो करनी पड़ेगी, पीपीटी मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में बनाने की कोशिश की थी पहली बार। तो ठीक है, जो संविधान की पहली अगर बात करें संविधान सभा की, तो वो तो एम एन रॉय जी ने पहली बार किया था। और थोड़ा सा अगर उससे भी पहले जाए ना, तो एक स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी जिसके हेड थे सी आर दास। सी आर दास, एक्चुअली हुआ क्या था ना, दिसंबर में गया में एक सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे आईएनसी। आईएनसी का प्रेसिडेंट, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ 1922 में, उसके प्रेसिडेंट थे सी आर दास, गया में हुआ था। तो वहां से थोड़ा सा वो नाराज हुए और अपनी पार्टी बनाए स्वराज, जिसका नाम, जिसके वो प्रेसिडेंट थे। और इनके साथ दूसरे जो लीडर थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है। अब ये दोनों लोग मिलके, ये सेक्रेटरी थे। अब ये दोनों लोग मिलके, इन लोगों ने उस समय पे भी बात की संविधान की। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो एम एन रॉय, क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको एम एन रॉय मानना है पहली बार। लेकिन इन्होंने संविधान की बात की थी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने की कोशिश की पहली बार। वहां से कहानी चलती है, आगे आती है 1935। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको जो वो की देखा जाए तो निराश ही करता है, चीजें अच्छी नहीं रहती है, पॉजिटिव। अब वहां से कहानी बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा आगे जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। एम एन रॉय पहले थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चीजों को फॉरवर्ड किया, आगे किए। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 मारा। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि फ्री इंडिया बनेगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो घोषणा होगी, उसका संविधान भी
सोवेरियन होगा, मतलब कि उनके जो अडल्ट मतदाता होंगे उनके आधार पर बनेगा, जिसे बोलते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब कि एक उम्र फिक्स कर दी जाएगी, उसके ऊपर के लोग ही देंगे। ठीक है। एक जैसे होता है ना, पहले तो क्या था कि एक अमीर जो लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा वही जाके वोट देता था। बट वो चीजें नहीं होंगी जब हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके आधार पर चीजों को करेंगे, असेंबली बनाएंगे और इलेक्शन उस हिसाब से कराएंगे। ठीक है, ये 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही। अब देख लेते हैं कि मैंने बेसिक सा आपको ये चार्ट बना दिया है कि देखिए 1934 में क्या हुआ, एम एन रॉय ने फॉरवर्ड किया, अब डिमांड किया, फिर आईएनसी ने भी 1935 में इस डिमांड को आगे बढ़ाया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला भाई कि अपना बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो सोवेरियन टाइप का होगा और उसमें अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू चीजें होंगी। अब यहाँ पे आता है अगस्त ऑफर 1940 में, 1940 में आता है अगस्त ऑफर, जिसमें कि अगस्त ऑफर में दिया जाता है। उस समय पे हमारे वायसराय थे लिंथिंगो, ठीक है, लिंथिंगो, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये अगस्त ऑफर लेके आते हैं और जिसमें पहली बार मानते हैं कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। और इसी में फिर इन्होंने क्या किया कि ये भी बोला वर्ल्ड वॉर टू के बाद और क्या बोला कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश का साथ देगी। तो मतलब खुद ही डिसाइड कर लिया। ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ से चीजें आगे गई और आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है। अब एक आदमी थे जिनका नाम था, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक आदमी थे जिनका नाम था स्टेफन क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स। अब ये क्या है, एक मतलब इसको क्रिप्स मिशन पे जाते हैं, जानते हैं 8 अगस्त 1942 को 1942 8 अगस्त को ये एक मिशन लेके आते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई अब जो है कि आप लोग को मतलब कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और ये सब दे दिया जाएगा। बट इस चीज को ना ही मुस्लिम लीग मानती है ना ही आईएनसी मानती है। मुस्लिम लीग इसलिए नहीं मानती क्योंकि इसमें दो नेशन की बात नहीं की गई थी। ठीक है। तो बहुत सारे तो ये मतलब फेल हो जाता है, और इसी के बाद अगर हिस्ट्री में मैं पढ़ाता तो आपको बताता कि इसी के बाद इंडिविजुअल मूवमेंट आया था। इंडिविजुअल मूवमेंट मतलब सिंगल सिंगल लोग जाके मूवमेंट करते थे, और गांधी जी ने एक प्रॉपर फंक्शन बताई थी, वो चीजें मैं कंप्लीट बताऊंगा। फिर उसके बाद 3 सदस्यीय टीम भेजी जाती है, 3 सदस्यीय टीम भेजी जाती है, और उसमें रहते हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेंट स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों की टीम बनाई जाती है। और याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कौन सी तीन टीम थी जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजी गई थी। ये 3 लोग आते हैं 1946 में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के लिए बात चलती है और ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रही चीजें कि ये लाइनअप कैसे चला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने तक का। ठीक है। तो अभी तो बनने के पहले की कहानी ये है। ठीक है। अब वहां से आते हैं, देखिए मैंने सब बता दिया आपको अगस्त ऑफर वाला, और हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कैबिनेट मिशन प्लान के जो 3 मेंबर थे, याद को आपको याद होना चाहिए, कैबिनेट मिशन प्लान के थे। कौन से थे? कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है, मिशन प्लान के 3 लोग थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से थॉरली चलूंगा। ठीक है, आज इस चीज को पूरा एक एक कवर करिएगा, आज कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक की तैयारी कर ली जाएगी। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो सोर्सेज की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए ये चीजें तो हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ कि भाई 1946 में नवंबर में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, ये 3 लोग मिले और मतलब कि चीजों को प्लान को सेटअप किया गया। ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब बात आती है आगे की, अब ये चीजें कैसे सेटअप हो, क्या क्या चीजें हो, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो अब मैं एक पेज ले लेता हूँ, इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक मैं एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए आसानी हो। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, मुझे लग रहा है देखने में। ठीक है। तो चलिए इस चीज को ऐड कर लेते हैं। हाँ। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब ये 3 लोग तो आ गए। अब यहाँ से कुछ चीजें निर्धारित की गई कि भाई जो एक सीट होगी ना, एक सीट जो होगी वो हर 10 लाख पॉपुलेशन पे रखी जाएगी। पहली चीज ये डिसाइड कर ली गई। टोटल सीट कितनी थी? 389, जिसमें कि 296 जो सीट थी वो थी ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की। ठीक। कौन सी कितनी सीट थी? 296। और 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी, प्रिंसली स्टेट की।
93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी। और अगर बात करें तो यहाँ से अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है किस पे, 296 पे, जो कि ये ब्रिटिश इंडिया का था। बाकी तो भाई प्रिंसली स्टेट था, वो प्रिंसली स्टेट डिसाइड करेगा, लेकिन जो 296 सीट थी ब्रिटिश इंडिया की, उसको तो डिसाइड करना था इलेक्शन से। अब इसमें से 208 सीट जो थी वो आईएनसी जीतती है, और अगर इसमें बात करें 73 तो मुस्लिम लीग जीतती है। और 15 सीट जो है इंडिपेंडेंट लोग जीतते हैं, इंडिपेंडेंट, जो कि उस समय भी बहुत रहे होंगे ताकतवर, अभी भी हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जीतते थे। तो ये तो रही उस समय की बात। अब उसके बाद क्या हुआ, हाँ एक चीज और, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, वो डायरेक्टली नहीं चुन करके आए थे। मतलब संविधान सभा जो बनी थी वो डायरेक्टली नहीं चुने गए थे, वो इनडायरेक्टली चुने गए थे। तो अगर क्वेश्चन आए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है और वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं जो कि इसमें आपको जानना चाहिए। अब देखिए, इसमें हर कम्युनिटी के लोग थे, एससी थे, एसटी थे, सिख थे, ठीक है, मुस्लिम थे कुछ, और अगर बात करें तो 15 वुमेन भी थी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कितनी वुमेन थी संविधान सभा में, तो 15 औरतें थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं कि 1946 से लेकर के 1949 तक क्या सिनेरियो रहा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या सिनेरियो रहा। जो पहली बैठक थी ना, जो पहली बैठक थी वो बनी 90 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को पहली मीटिंग होती है, ठीक है। कई बार ये भी पूछता है, डेट पूछ देता है डायरेक्ट कि कब पहली मीटिंग होती है। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब इस मीटिंग में क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा को, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, सिन्हा जी को क्या किया जाता है कि इनको नियुक्त कर दिया जाता है, क्या, प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, क्या, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, टेम्परेरी पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब यहाँ से क्या होता है कि पहली मीटिंग का मुस्लिम लीग भी बाइकआउट कर देती है, मुस्लिम लीग नहीं आती है, और एम के गांधी नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हमारे गांधी जी जो है वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं, और ये मुस्लिम लीग नहीं इन्वॉल्व होती है। ये तो चीजें रही। उसके बाद जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, और एच सी मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट, और बी एन राव जी को एडवाइजर, एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजर नियुक्त किया जाता है। तो ये याद रहेगा तीनों चीज, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब और क्या क्या चीजें हुई वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, कि थोड़ा सा मतलब बैक में नहीं जाता हूँ, स्टोरी के ही आगे में जाता हूँ, कि होता क्या है। 3 जून 1947 में, 1947 में क्या होता है ना कि नहीं, माफ कीजिएगा, शुरुआत करता हूं मैं थोड़ा सा और पहले आके। 20 फैब की अगर बात करें, 20 फैब 1947 को इलेक्शन होता है, उसका रिजल्ट आता है, और क्लेमेंट, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं क्लेमेंट एटली, वो बदल जाते हैं, और क्लेमेंट एटली बन जाते हैं, सॉरी, वहां के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, और क्लेमेंट एटली बन जाते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, पीएम बन जाते हैं, कहाँ के, इंग्लैंड के, ठीक है, उस समय पे ब्रिटेन था, ठीक, यूके, यूके के बन जाते हैं प्रेसिडेंट। अब प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर जब ये बनते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि हम भारत को, तीन, माफ कीजिएगा, 3 जून को ये बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। 3 जून को ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, और 20 फैब को ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग भारत को छोड़ के चले जाएंगे, भारत को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक, छोड़कर चले जाएंगे। कब, कब चले जाएंगे, ये 3 जून 1947 को फिर आता है माउंट बेटन प्लान। 3 जून 1947 को आता है कौन सा, माउंट बेटन प्लान। अब ये छोड़ने का डिसीजन तो ले लिया था, बट एग्जैक्ट डेट नहीं डिफाइन किया था। 3 जून को आता है माउंट बेटन का, माउंट बेटन प्लान, और 3 जून को माउंट बेटन बन जाते हैं। और यहां से क्या होता है ना, इस प्लान में डिसाइड किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। जो प्लान बनता है माउंट बेटन का, उसमें इंडिया और पाकिस्तान को बोला जाता है कि अब इसमें डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, पहली बार डिवीजन की बात की गई। और होता क्या है, जुलाई में ये चीजें फिक्स कर दी जाती हैं कि भाई, जुलाई में ये चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, और ये जुलाई में आता है कौन सा, इंडिपेंडेंट एक्ट,
इंडिपेंडेंट एक्ट किस महीने में आता है? जुलाई 1947 में आता है इंडिपेंडेंट एक्ट। ठीक है, माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। 3 जून को माउंटबेटन यहाँ पे वाइसराय बना दिए गए थे, जो कि बाद में गवर्नर जनरल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, अब रही ये बात। अब हुआ क्या कि जब इसके बाद जब ये चीजें चली गई, पाकिस्तान चला गया दूसरे जगह पे, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो फुली सोवरियन हो गई। सोवरियन का मतलब होता है कि भाई अब डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो खुद चलेगी अपने हिसाब से। अब देखिए कुछ चीजें और मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना पेन लेके बैठेगा। अब देखिए मैंने पहले आपको बताया था कितनी सीट थी, 389। लेकिन पाकिस्तान चला गया, तो जब पाकिस्तान चला गया तो बचा कितना, 299। ये याद रखिए कितनी सीट बची, 299। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, संविधान सभा थी, अब उसका दो रोल हो गया। एक तो हो गया लेजिस्लेचर का, और दूसरा हो गया कि भाई अब हमें वो भी बनाना होगा, क्या, अपना संविधान। ठीक है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी अब बनेगा। ठीक, अब दो रोल ये प्ले करता था जब, और हाँ, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला जाता है, याद रखिएगा, फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या चीजें हुई, लेजिस्लेटिव बॉडी जब तब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब काम करती थी, तो इसके हेड होते थे, इसके प्रेसिडेंट होते थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव का काम करती थी, तो इसके स्पीकर भी कह सकते हैं, वो कौन होते थे, जीबी, जीबी मालवानकर, मालवानकर। ठीक है, जीबी मालवानकर, याद रखना चाहिए, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से क्या होता है कि अब ड्राफ्टिंग कमेटी बनती, मतलब बहुत सारी कमेटी बनती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, जैसे कि अब उसमें क्या क्या कमेटी रहती है। तो कुछ कमेटियां मैं बता देता हूँ, ड्राफ्ट की चेयरमैन कौन कौन रहते हैं, पहले उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहते हैं, बी आर अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। यूनियन पावर, यूनियन से रिलेटेड पहली बार आएगा, यूनियन पावर हो या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो जवाहरलाल नेहरू। और स्टेट कमेटी के रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है, कहाँ पे, गुजरात में, केवड़िया में। ठीक है, क्यों, क्योंकि और इनके बर्थडे के दिन ही ये इनॉग्रेट हुआ था, 31 अक्टूबर को। क्यों इसी दिन क्यों इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है, क्योंकि ये 543 रियासतें को एक साथ जोड़ दिया था। ठीक है, और अब देखिए स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, रूल एंड प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो कुछ कमेटियां इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखना होगा, जैसे फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थे आचार्य कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी एस सी मुखर्जी। ठीक है, मतलब बेसिक था, इतना याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट था ऊपर मैंने उसको कवर कर लिया है। तो ये तो रही। अब ये 8 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनती है। हम आजाद तो हो गए 15 अगस्त को, पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 14 अगस्त को। अब इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो मेंबर रहते हैं वो ये रहते हैं, के एम मुंशी रहते हैं, मोहम्मद साहदुल्ला रहते हैं, एम एन एम रॉय रहते हैं। ठीक है, कृष्णमा स्वारी अय्यर रहते हैं, गोपाला स्वामी अय्यनगर रहते हैं, और टीटी कृष्णमाचारी रहते हैं। ये 7 लोगों की टीम रहती है, मेंबर रहते हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन नहीं थे, तो ये नाम अगर याद रहेगा तो ये चीजें आप इलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से ये बनती है, और अपना मतलब जो पहला वो था, वो कुछ दिन में दे देती है कि भाई इतने दिन में कि आप जो फरवरी में पहला वो एक चार्ट दे देती है, और बहुत जोरों शोरों से काम करती है, फरवरी 1948 में दे देती है। और इसमें क्या हुआ ना, करीब करीब जो पहला वाला आता है, 7635 अमेंडमेंट की बात की जाती है कि इसमें संशोधन होने चाहिए, अमेंडमेंट की बात की जाती है। और काफी पे डिस्कस भी होता है, 200 2000 कुछ पे। ठीक है, 2000 प्लस पे इस पे डिस्कस भी किया जाता है। और बाद में लगभग लगभग 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे के बाद, 18 दिन के बाद ये डिसाइड होता है कि भाई अब क्या है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। अब ये बन तो गया था, और इसी दिन हम लोग अभी भी संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, संविधान, ठीक है, संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। और अभी भी हम लोग संविधान दिवस नाम से 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। अब हुआ क्या कि लेकिन इस चीज को ये दिखाया गया कि हम लोग अभी गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं,
26 जनवरी को मनाते हैं। तो आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा? अब मैं उसका भी बताता हूँ। 1950 को क्यों 2 महीने बाद ऐसा किया गया। अब जब बन के तैयार हो गया, तो 1929 में एक घटना हुई थी लाहौर सेशन में। ठीक है, लाहौर सेशन में घटना हुई थी कि भाई उन 26 जनवरी 1930 को का आईएनसी में ये इस दिन डिसाइड किया गया था लाहौर में। ठीक है, दिसंबर में हुआ था, और 26 जनवरी को ये लोग क्या किए थे, झंडा फहराए थे। ठीक है, फ्लैग अपना फैलाए थे, और वहां पे बोले थे कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज। तो बोले उस दिन का अगर हम लोग वो भूल जाएंगे तो सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। अगर हमें फ्यूचर में लाइफ टाइम याद रखना है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग जो मतलब कंसेंट है उसका अडॉप्ट तो कर लिए, लेकिन कंसेंट है जो स्टार्टिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ आर्टिकल तक कर दिए थे, लेकिन जो उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो 26 जनवरी को करते हैं 1950 को। तो आखिरी बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को होती है, और इसीलिए इस दिन काफी चीजें अडॉप्ट कर ली जाती हैं। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि इस दिन काफी चीजें अडॉप्ट कर ली जाती हैं, और लगभग लगभग 284 मेंबर प्लस प्रेसिडेंट जो थे साइन भी करते हैं, और ये फिर बाद में हमारा 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए कुछ चीजें बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग आते हैं। When did Constituent Assembly first meet? पहली बार Constituent Assembly कब मिला? ठीक है, बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, ये चीज मैंने बताना भूल गया कि 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लाए थे। अब यहां से एक चीज और मैं बता देता हूं कि 22 दिसंबर को ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर को ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। वॉज देयर एनी रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर? क्या मुस्लिम लीग का भी इसमें रोल था? तो नहीं, संविधान सभा में मुस्लिम लीग का रोल नहीं था, क्योंकि वो बाइकआउट कर दिए थे और फिर विभाजन की मांग कर रहे थे, और बाद में वो अलग हो गए थे। ठीक, अब आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हाँ, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही रिलेटेड था, क्योंकि इसमें गारंटी दी गई थी कि सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस होगा, और 22 तारीख को 22 जनवरी 1947 को, इसीलिए ये एनोनिमसली, मतलब कोई रोक ठोक नहीं हुआ, सारे लोग की सहमति से इसको अडॉप्ट कर लिया गया, और ये बाद में इसको प्रियम्बल में के बेस पे इसको रखा गया, जो हमारे आगे मैं प्रियम्बल जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब देखिए क्या हुआ, 22 जुलाई 1946 को हम लोग ने फ्लैग अपना अडॉप्ट कर लिया। याद रखिएगा ये डेट, 22 जुलाई 1946 को हम लोग फ्लैग अपना अडॉप्ट कर लिए। और अगर हम लोग बात करें, तो मैंने पहले ही बता दिया था, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, और लगभग लगभग 64 लाख रुपए लगे थे इसको फ्रेम करने में, जो कि हमारा पैसे का खर्चा आया था। अगर हम लोग बात करें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, 24 जनवरी को 1950 को जब लास्ट मीटिंग हुई थी, तो हम लोग अडॉप्ट किए थे। ठीक है, ये याद रखना चाहिए, जनगण मन और हमारा जो नेशनल एंथम था, नेशनल सॉन्ग था, ये किया। और 22 जुलाई 1947 को हम लोग क्या किए थे, फ्लैग अपना अपना मान लिए थे। तो कुछ बातें ये रही। अब देखिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट क्या है, हाउ मेनी आर्टिकल डज, मतलब कितने आर्टिकल थे। तो जब स्टार्ट हुआ था तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। अभी क्या है, 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट है ये सब पार्ट में, और 450 प्लस आर्टिकल है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। असेंबली टोटल कितनी बार मिली, 11 बार सेशन हुए थे। ड्राफ्टिंग पब्लिश जनवरी 1948 एंड कंट्री विल पीपल, 8 मंथ के बाद पहली बार फीडबैक दिया गया था, जो कि फैब के अराउंड में था। फर्स्ट लास्ट सेशन हेल्ड 14 से 26 फरवरी, मतलब 26 नवंबर को लास्ट हुआ था, लेकिन वैसे वाला अगर हम लोग अडॉप्ट करने की बात करें तो वो कब हुआ था, वो हुआ था 24 तारीख को लास्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, और अगर फिर बात करें कि हम लोग का कब से वो हुआ, स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कम इन द फोर्स, वो हुआ 1950 में। तो ओवरऑल यही चीजें थी जो कि आपको बताती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैंने एक एक चीज कवर किया है। कुछ पॉइंट को जो लोग नोट किए होंगे, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितनी चीजें मैंने बताया है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से आ गया तो मैं जो भी आप बोलेंगे अपने लाइफ में पढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो जो पार्ट मैंने बीच बीच में बोला है ना, एक एक चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।